आज बात करते हैं एक ऐसे सम्राट की जिनकी नजरें जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर थीं। एक ऐसे राजा जिसने अपनी नौसेना के दम पर न सिर्फ लड़ाइयां जीतीं बल्कि इतिहास का रुख ही बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है महान राजेंद्र चोल की। और ये तूफान पता है सिर्फ राजेंद्र की आंखों में नहीं था, ये उनके पिता राजराज चोल की आंखों में भी था। उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, लेकिन समंदर पर पूरी तरह से छा जाने का उनका सपना अभी भी अधूरा था। और इस अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आई उनके बेटे पर। तो चलिए, राजेंद्र की कहानी को समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उनके पिता राजराज चोल ने उन्हें विरासत में क्या दिया था। आखिर उन्हें कैसा शक्तिशाली साम्राज्य मिला था। देखिए, उनके पिता ने जमीन पर तो एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा कर दिया था। पांड्यों से लेकर कलिंग और यहाँ तक कि उत्तरी श्रीलंका तक सब उनके कब्जे में था। पर अब नजरें थीं समंदर के उस पार, एक ऐसी जीत की तलाश में जो अभी बाकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राजेंद्र में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना महान बना दिया। देखिए, उनकी कहानी सिंहासन पर बैठने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, युद्ध के मैदान में, जहां उन्होंने खुद को एक योद्धा के तौर पर साबित कर दिया था। कहते हैं उनके जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि ये बालक या तो एक महान सन्यासी बनेगा या फिर एक महान प्रतापी योद्धा राजा। और किस्मत ने उनके लिए दूसरा रास्ता चुना, जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। और सबसे जरूरी बात यह है कि राजेंद्र को ताज सिर्फ विरासत में नहीं मिला था, उन्होंने इसे अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ से कमाया था। इसीलिए जब 1014 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे तो साम्राज्य को सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि एक परखा हुआ लीडर मिला था। और सम्राट बनते ही राजेंद्र ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा साहसी अभियान जिसने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया। अब मजे की बात यह है कि यह अभियान असल में किसी जीत के लिए शुरू ही नहीं हुआ था। इसकी चिंगारी तो एक पारिवारिक झगड़े से लगी थी। पूर्वी चालुक्य साम्राज्य में गद्दी को लेकर संकट था और राजेंद्र को वहां अपने भांजे राजराज नरेंद्र की मदद करनी थी। तो देखिए, मामला कितना पेचीदा था। एक तरफ थे चोल, जो अपने भांजे को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे पश्चिमी चालुक्य और कलिंग जैसी बड़ी ताकतें जो उनके खिलाफ थीं। एक छोटा सा पारिवारिक विवाद अब एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल चुका था। और फिर राजेंद्र की सेना ने जो किया वो किसी बिजली की तेजी से कम नहीं था। उन्होंने न सिर्फ अपने भांजे को गद्दी दिलाई बल्कि कलिंग को रौंदते हुए बंगाल के शक्तिशाली पाल सम्राट महिपाल को हराया और सीधे पवित्र गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे। इस जबरदस्त जीत का प्रतीक था गंगा का पवित्र जल, जिसे वो दक्षिण भारत ले आए। इस जीत ने उन्हें एक नया नाम दिया, गंगईकोंड चोल, यानी वो चोल जिसने गंगा को जीत लिया। और इसी जीत की याद में उन्होंने अपनी नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बसाई। लेकिन राजेंद्र की भूख सिर्फ गंगा के पानी से मिटने वाली नहीं थी। जमीन तो जीत ली गई थी, अब बारी थी समंदर की। और यहीं से शुरू होता है भारतीय इतिहास का वो असाधारण नेवल मिशन जिसने पूरे एशिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। श्रीविजय साम्राज्य, जो एक समय पर चोलों का अच्छा दोस्त और ट्रेडिंग पार्टनर था, उस पर हमला क्यों किया गया? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? इसका सीधा सा जवाब था पैसा और पावर, मतलब ट्रेड। देखिए, श्रीविजय साम्राज्य मलक्का और सुंडा स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता था। चीन से व्यापार करने वाला हर जहाज उनके पोर्ट से गुजरना पड़ता था और टैक्स देना पड़ता था। और ये बात चोलों के व्यापारिक हितों के बिल्कुल खिलाफ थी। और फिर वो साल आया जिसने नेवल वॉरफेयर यानी नौसैनिक युद्ध के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया, 1025 ईस्वी। अब ये देखिए कि राजेंद्र कितने कमाल के स्ट्रेटेजिस्ट थे। सबको लगा कि चोल नौसेना भारी सुरक्षा वाले मलक्का स्ट्रेट से आएगी, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। उनकी नौसेना ने दक्षिणी सुंडा स्ट्रेट का रास्ता लिया, जहां कोई सुरक्षा नहीं थी, और अचानक श्रीविजय की राजधानी पर हमला बोल दिया। श्रीविजय को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनकी राजधानी लूट ली गई और उनके राजा को बंदी बना लिया गया। इस एक हमले के जो नतीजे निकले वो सच में हैरान करने वाले थे। शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। हिंद महासागर में चोलों की ताकत का डंका बजने लगा और तमिल व्यापारियों के लिए पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते खुल गए।
ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विदेशी सैन्य जीतों में से एक थी। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलता, और राजेंद्र ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक महान विजेता होने के साथ साथ वो एक दूरदर्शी शासक भी थे। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने एक स्थिर और खुशहाल साम्राज्य कैसे बनाया। उनके प्रशासन की जो सबसे खास बात थी वो थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उर और सभा जैसी गांव की सभाओं को अपने मामले जैसे जमीन, टैक्स और छोटे-मोटे झगड़े खुद सुलझाने का हक था। ये एक तरह से सच्ची ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी, जिसने चोल साम्राज्य को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती दी। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि राजेंद्र का साम्राज्य सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं, बल्कि इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। प्रशासन, खेती, व्यापार और संस्कृति, हर चीज को बराबर महत्व दिया गया। वो जितने अच्छे योद्धा थे, उतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनॉमिस्ट भी थे। और अब जरा उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को देखिए, कमाल की थी। खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरें बनवाईं, जिससे राज्य का खजाना हमेशा भरा रहता था। व्यापार के लिए व्यापारी संघों को पूरी सरकारी मदद दी, जिससे उनकी पहुंच दूर दूर तक हो गई। और इन सब के ऊपर था एक स्थिर शासन, जो तरक्की के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता था। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि राजेंद्र चोल का विजन सिर्फ जमीनें जीतने तक का नहीं था। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते थे जो स्थिर हो, खुशहाल हो और पूरी दुनिया से जुड़ा हो। वो एक विजेता तो थे ही, साथ ही एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि इतिहास में किसी राजा को कैसे याद रखा जाना चाहिए, उसके जीते हुए साम्राज्य के लिए या उसके बनाए हुए समाज के लिए। राजेंद्र चोल की कहानी हमें इन दोनों ही पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करती है।